हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। तो भैया हम जहां पर आपको नीट के लिए एनसीईआरटी का रिवीजन करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी दे रहे हैं और आपको भविष्य में क्वेश्चंस की वीडियोस भी इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी को पूरी तरह लाइन टू लाइन कवर करा रहा हूँ, जिसमें कि आपको नीट कहाँ से क्या पूछता है ये बताया जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी साथ साथ दी जाएगी। पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में थोड़ा लास्ट का पार्ट, जिसमें कि सीड्स वगैरह और डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई यहाँ हेडिंग है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला सवाल ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसने देखा था, किसने दिया था। नवाशीन एंड जो आपके नवासीन थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो है लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया नाम के जो प्लांट है उसमें इसको देखा था। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि जब आपका जो पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद होता ये है कि पोलन ट्यूब एंट्री करने के बाद आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है यहाँ पर, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पता है सेंटर पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें दोनों पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से पहले जुड़ करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर होता है एग, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जो आपकी वो आती है पोलन ट्यूब, वो यहाँ पर आकर के दो मेल गैमेट रिलीज करती है। तो एक मेल गैमेट तो आपका इसके साथ फ्यूज करता है एग के साथ में, और एक मेल गैमेट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको हम कहते हैं सिनगैमी। तो ये दोनों केस जो हैं जिसमें कि एग और मेल गैमेट और एक आपका मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों केस आपके डबल फर्टिलाइजेशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ यही लिखा है। सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, टफ नहीं होते, इससे कुछ आसान सवाल आते हैं। यहाँ लिखा है आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड। ध्यान रखना है, सवाल बहुत जरूरी पूछा जाता है पेपर में कि जो सिनर्जिड है उसको तोड़ते हुए जाती है पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। One of the male gamete moves towards the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy, and this result in the formation of diploid cell, the zygote. The other male gamete move towards the two polar nuclei. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो दो polar nuclei थे वो आपके फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये बात। देखो, and located in the central cell and fuse with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. इसको हम कहते हैं, जहाँ तीन न्यूक्लियस मिलते हैं इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और जो आपका दो न्यूक्लियस मिलते हैं उसको कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी से आपका जाइगोट बनता है। दोनों को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो कि एक सवाल है यहाँ पर, ये पूछा जाता है कि क्या डबल फर्टिलाइजेशन आपका एक यूनिक इवेंट है। तो आप कहोगे जी, डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट है जो कि आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे लिखा था सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल वाली सेल जो है उसको, जिसमें कि आपका ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, उस सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। आगे लिखा है डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल इन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट डेवलप होकर भविष्य में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए। अब आपका सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आपको समझनी चाहिए, दिमाग में जो डालनी है, वो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये तो है चलेजा और ये है माइक्रोपाइल के साइड, दो साइड है, एक माइक्रोपाइलर और एक चलेजल। आपका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पर आपका जाइगोट बनता है और उधर बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है और आपका जो जाइगोट वो है एम्ब्रियो बनाएगा। अब यहाँ बाबू जाइगोट में ना एक डिवीजन होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, पर यहाँ देख लीजिए ध्यान से। जाइगोट में डिवीजन के बाद दो सेल बनती हैं, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। ध्यान रखना होता है, एनसीईआरटी से बाहर की बात है। एपिकल सेल आपकी टुवर्ड्स द चलेजा होती है
और जबकि बेसल सेल आपकी टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल होती है। ये ही सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, आगे इससे हम बताएंगे क्या होगा। ध्यान रखना है इसको दिमाग में ना, कि एपिकल सेल चलेजा की तरफ होती है, वैसे चलेजा जो है वो बेस ऑफ द ओव्यूल होता है। पर ये सवाल बनता है, ध्यान रखना, आगे भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है बात कि जो आपका एपिकल सेल है वो भविष्य में एम्ब्रियो बनाएगी, और जो बेसल सेल है वो आपकी सस्पेंसर बनाएगी, और सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ऊपर की तरफ धकेल देगी, मतलब नीचे की तरफ, सीधा सीधा ये है बेस की तरफ, ठीक है ना। ऐसे इसमें घुस जाएगा एम्ब्रियो जाके एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन के लिए। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ऐसे जैसे मैंने यहाँ शो किया ना, ऐसे घुस जाएगा। फाइनली जब ये डेवलप होगी सस्पेंसर, तो आपका जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है ना, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो आपका जा करके घुस जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को मैं अच्छे से बताऊंगा। डाइकोट जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, उस पर बाद में आएंगे। पहले आपकी किताब में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दिया है, उसको देखेंगे। अब यहाँ आइए, आपकी बुक में देखो समझाया मैंने क्या किया है। 3 तरह की एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। किताब में आपको एक ही तरह का दिया है, जो कि न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। उसमें हुआ क्या है, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है, जिसके अंदर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है 3N, वो न्यूक्लियस जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, और बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर बन जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर। बाद में सभी न्यूक्लियस जो हैं धीरे धीरे जब ये इस तरह से बन जाते हैं, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, उसके बाद यहाँ लिक्विड जैसा रहता है, दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कि केवल न्यूक्लियस 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 होते हैं, सेल नहीं होती। तो ये एंडोस्पर्म आपकी मेज में, राइस में, वीट में, कोकोनट में, मोनोकोट्स में ज़्यादातर ये मिलती होती है। इसके बाद इसका भविष्य ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, कि जो इसके न्यूक्लियस होते हैं ना, वे न्यूक्लियस इसके थोड़ी थोड़ी सेल बनाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो सेल्यूलर होना शुरू हो जाते हैं, यानी बाउंड्री जो है वो सेल्यूलर होना शुरू हो जाती है। तो आपकी किताब ने कहा है कि कोकोनट में जो वाइट पार्ट आप खाते हो ना, दैट इज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो लिक्विड होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो होता यही है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भविष्य ये है कि भविष्य में वो आपकी सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना लेगी, लेकिन शुरुआत में वो न्यूक्लियर बनती है, लिक्विड वाली रहती है। तो ये सवाल पूछते हैं कि लिक्विड जो कोकोनट का आप पीते हैं वो क्या है, आंसर होता है एंडोस्पर्म, एंड दैट इज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक होता है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर में बाबू ये होता है कि पहला डिवीजन जो है उसमें पूरा साइटोकाइनेसिस होता है, यानी यहाँ पर 2 सेल बनती हैं, ना कि न्यूक्लियस। यहाँ हर डिवीजन, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में हर डिवीजन जो है वो सेल बनाता है, ना कि केवल कैरियोकाइनेसिस हो, है ना। इसके एग्जाम्पल हैं पिटूनिया और धतूरा, याद करना हो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसमें कि आपका पहला डिवीजन अनइक्वल होता है, और उसके बाद फिर उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं दोनों में ही। ये वाला सवाल आता है कभी कभी कि हेलोबियल एंडोस्पर्म कहाँ मिलती है, आंसर होता है एस्फोडेलस। अगर आपको याद करना हो तो आप कर लेना। नेक्स्ट है, 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हैं। देखिए, रूमिनेट एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलती है, आप सीधा सीधा याद कर लेना, इरेगुलर सरफेस होती है, जो कि आपकी पैसिफ्लोरा में देखने को मिलेगी। एक सवाल आता है मोज़ेक एंडोस्पर्म कहाँ मिलती है, आप बता देना मेज में होती है, जिसमें एक पार्ट शुगरी होता है, एक पार्ट स्टार्ची होता है। अगर आपको याद करना हो तो आप कर लेना। कभी कभी कुछ अच्छे एग्जाम्स, KVS वगैरह इस तरह के एग्जाम जो होते हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि रूमिनेट एंडोस्पर्म कहाँ होती है, मोज़ेक एंडोस्पर्म कहाँ होती है, पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले एंडोस्पर्म दिया है, लिखा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development. Why? The primary endosperm cells divides repeatedly and form a triploid. सवाल यहाँ है, सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और ट्रिप्लॉइड आपका एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनेगा, and the cells of this tissue are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the pan undergoes nuclear division. तो बाबू ध्यान रखना, these are free nuclear divisions, ठीक है, जिससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि कोकोनट का लिक्विड आपको देखने को मिलता है। कभी कभी आप भुट्टा खाओगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ये है ना, मिलता है। फिर लिखा है सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अगर, बाद में सेल वॉल बनेगी और फिर फाइनली वो भी क्या हो जाएगी, आपकी सेलुलर हो जाएगी। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली।
द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये सवाल खूब एग्जाम में पूछा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग वाइट कर्नल, जो वाइट पार्ट होता है दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो कि कोकोनट का आपने देखा होगा, है ना बाबू। ये तो है एंडोस्पर्म वाला सवाल जो कि पूछ लेते हैं। एक सवाल मैं आपको बता दूं जो कि बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है। द जिम्नोस्पर्म्स हैप्लॉइड होती है एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की, ओइनिथेरा में डिप्लॉइड होती है, ओनिथेरा लैमार्कियाना में, फ्रिटिलेरिया में 5N होती है। तो ढंग के पेपर जो होते हैं वो ये सवाल पूछ लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, जिम्नोस्पर्म में N होती है, ओइनिथेरा में 2N होती है और फ्रिटिलेरिया में 5N होती है। कर लेना याद, पेपर में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। उससे पहले यहाँ एंडोस्पर्म के बारे में कुछ सवाल दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि दो तरह के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं, एंडोस्पर्म होती हैं, मतलब दो तरह के सीड्स होते हैं इसके बेसिस पर। अगर मान लो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान आपका सीड पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, ख़त्म कर देता है, तो फिर सीड जो है वो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मोस्टली डाइकोट सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचती। मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म बची रह जाती है, ध्यान रखना, मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म बची रह जाती है, पूरी तरह खत्म नहीं होती एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान। सीड के डेवलपमेंट के दौरान, मतलब सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर फिर वो यूज में ली जाती है, तो वो होते हैं आपके एंडोस्पर्मिक सीड। मोस्टली मोनोकोट्स आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है कि एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो बाबू पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, तीनों एग्जाम्पल याद करने हैं। इनमें आपका सीड मैचुरेशन इट में परसीज द मैच्योर सीड। तो ये कह रहे हैं कि भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, इनमें तो डाइकोट हो गए। फिर लिखा है बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में भी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, अगर बची रह जाती है जैसे कैस्टर एंड कोकोनट। तो यार यहाँ पे ना सवाल देता हूँ, एक आपको बताता हूँ। कैस्टर ना एक ऐसा डाइकोट है, मोनोकोट नहीं है, ठीक है। कैस्टर एक डाइकोट प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म मिलती है। कैस्टर एक डाइकोट है जो एंडोस्पर्म रखता है, जानबूझ के इन्होंने दिया है। कैस्टर की एंडोस्पर्म ऑयली होती है। एंड बी यूज अब ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो ये उसको बाद में यूज करते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम पर। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड हुए। स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर डाइकोट है। पी बीन ग्राउंडनट फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये एंडोस्पर्मिक है, इनमें सब में बची रहती है। वीट में भी, राइस में भी, एंड मेज में, बार्ले में, पॉपी में, अफीम का प्लांट होता है, इनमें सब में आपके एंडोस्पर्म बची रहती है। इनके सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो मैंने पहले बताया था, पिछले पेज पे फोटो दिया है, वहाँ से समझेंगे। देखो जी देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखने की बात ये है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले होता है जाइगोट। जाइगोट में होता है एक डिवीजन, पहला डिवीजन माइटोसिस। तो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे दो सेल बनी, एक बनेगी एपिकल सेल और एक बनेगी बेसल सेल। बाबू बेसल सेल से भविष्य में सस्पेंसर का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, एंड द एपिकल सेल विल फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एपिकल सेल टुवर्ड्स द चेलेजा है, बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल है, और ये टुवर्ड्स द चेलेजा है। ये वाली बात ध्यान रख लेना। फिर आपका जो सस्पेंसर वाली सेल है, बेसल सेल, लगातार डिवीजन करेगी, एक लंबी सी स्टॉक बना लेगी जिसमें कई सारी सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का ये वाला पार्ट जो फूला हुआ पार्ट है जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है, इसको कहते हैं होस्टोरिया। ये क्या करता है, ये न्यूसेलस से भोजन ले करके फूड ग्रहण करता है, फूड लेता है और ट्रांसफ़र करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। तो न्यूसेलस भी खत्म हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूसेलस बचती नहीं है, न्यूसेलस का समापन हो जाता है, खत्म हो जाती है। फिर यहाँ लिखा है कि भाई आपका देखो फोटो में दिख रहा है, हमें ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा है, एक जगह में लिखा है हाइपोफाइसिस। तो ये ध्यान रखना, सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है, सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है, दैट विल फॉर्म द हाइपोफाइसिस, एंड हाइपोफाइसिस जो है वो रेडिकल बनाती है और रूट कैप बनाती है। ये दो सवाल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है खासे, इनको याद रखोगे आप। सस्पेंसर की लास्ट सेल हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस यानी रेडिकल जो है वो एपिकल सेल से नहीं बनता। एपिकल सेल से जो एम्ब्रियो बनता है वहाँ केवल प्लेम्यूल बनता है। रेडिकल जो बनता है वो आपका जो रूट बनाएगा भविष्य में, वो आपका बनता है हाइपोफाइसिस से। और हाइपोफाइसिस आपकी लास्ट सेल होती है किसकी, सस्पेंसर की। तो ध्यान रखना, हाइपोफाइसिस से बनेगा रेडिकल और इससे बनेगा रूट कैप। और फिर यहाँ पर आप देखोगे डेवलपिंग ग्लोबुलर एम्ब्रियो है,
ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होगा। बाहर की तरफ एक लेयर बनेगी, लेयर को कहेंगे डर्मेटोजन। उसके अंदर आप देखोगे सेंटर पे आपका यहाँ पर ये जो है, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक टिप पर आपका रेडिकल बनेगा भविष्य में, और एक टिप पर आपका बनेगा प्लेम्यूल, जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है प्लेम्यूल, यहाँ प्लेम्यूल बनेगा। बाहर की लेयर डिफ्रेंशिएट होकर के डर्मेटोजन बना रही है। डर्मेटोजन भविष्य में एपिडर्मिस बनाएगी, ठीक है। अंदर है ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पर बनेगी। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में होता ये है कि डेवलपमेंट होता है साइड से। देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस मैंने मार्क किया है, जिसका एक सिरा रेडिकल है, एक सिरा जो है वो प्लेम्यूल है, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बराबर में से ग्रोथ हुई है और आगे की तरफ 2 कोटिलिडन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मोनोकोट एम्ब्रियो है, सॉरी डाइकोट एम्ब्रियो। तो डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन आपको देखने को मिलेंगे और 2 कोटिलिडन बन रहे। तो इस टाइम पर सवाल ये आता है कि पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है पहले, फिर बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये सवाल ध्यान रखोगे, है ना बाबू। चलो फिर आपका ये देखो यहाँ पर, फिर आपका जो है कोटिलिडन ग्रो करते हैं और लंबे हो जाते हैं। फिर यहाँ एक सवाल बनता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो बिलो द कोटिलिडन होता है एंड दैट विल टर्मिनेट इनटू द रेडिकल, यानी सीधी सीधी बात ये है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो रेडिकल में खुलता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो आपका प्लेम्यूल में खुलता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं। तो ध्यान रखना, 2 सवाल पूछे जाते हैं, इपिकोटाइल क्या है और हाइपोकोटाइल क्या है। फिर यहाँ ये सवाल एम्ब्रियोनल एक्सिस के होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में 2 हिस्सा है, एक हिस्सा रेडिकल है, एक हिस्सा प्लेम्यूल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। किनारा मतलब ऊपर से आप देखोगे शॉर्ट हो गई आपकी सस्पेंसर, उसका काम खत्म हो गया है। एम्ब्रियो जो है वो जा करके घुस गया होगा कहाँ, एंडोस्पर्म में, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले रहा होगा। कई बार एंडोस्पर्म खत्म कर देता है, जैसे कि डाइकोट्स में मोस्टली, और कई बार एंडोस्पर्म बची रह जाती है, जैसे कि मोनोकोट में, ठीक है ना। गुड, चलो फिर यहाँ आते हैं। यहाँ लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो कहाँ बनता है, एम्ब्रियो बनता है माइक्रोपाइलर एंड पर। हमने बताया है क्योंकि वहाँ पर आपका जाइगोट होगा, जाइगोट से भविष्य में जो है एम्ब्रियो का निर्माण होगा। लिखा है एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर certain amount of endosperm is formed, and this is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। ये सवाल है, बोर्ड में भी आता है, ऐसे पूछते हैं कि भैया पहले एंडोस्पर्म बनती है, फिर आपका बनता है वो क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट से एम्ब्रियो। क्योंकि अगर एंडोस्पर्म बन जाएगी तो ये सिद्ध हो जाता है, मतलब वो हो जाता है कि भाई अब तो एम्ब्रियो जिंदा रह ही जाएगा, क्योंकि उसको खाने को मिल जाएगा। Though the seeds differ greatly, the early age stage of the embryo development, embryogeny, are similar in both monocote and dicotyledons, and depicts the stage of embryogeny in dicot embryo, the zygote giving rise to the proembryo, globular, heart shape and mature। तो ये लाइन से कभी कभी पूछ लेते हैं, पहले ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर मैच्योर होता है ना, ये याद कर लेना। तो यहाँ पर आगे फिर लिखा है कि टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है भाई, 2 कोटिलिडन, बिल्कुल ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन टर्मिनेट्स इनटू द प्लेम्यूल इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। ध्यान रखना, जो उसका पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, जो कि आपका प्लेम्यूल में टर्मिनेट होता है। ये सवाल है, यहाँ से पूछेंगे। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, जो कहाँ खुलता है, रेडिकल में। ये सवाल रखना, ठीक है बाबू। आगे लिखा है द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, नाइस। आगे लिखा है एम्ब्रियोन ऑफ द मोनोकोट, तो यहाँ मैं मोनोकोट के एम्ब्रियो का फोटो है, इससे कुछ सवाल बन जाएंगे। पेपर पूछता है बहुत ज़्यादा, ये तो आता ही है, इसके बिना तो पेपर छपते नहीं है। सिंगल लेटरल कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज, तो उसे कहते हैं स्कूटेलम। सवाल आएगा सिंगल लेटरल कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। फिर यहाँ देखोगे, यहाँ आपको प्लेम्यूल है, ये जहाँ मैंने मार्क किया है, दैट इज कॉल्ड प्लेम्यूल। प्लेम्यूल के आगे की तरफ आपको कुछ कवरिंग दिखेगी, लीफी कवरिंग, जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो सवाल ये है, कोलियोप्टाइल जो है प्लेम्यूल की कवरिंग होती है, दैट इज फोलियर लीफी टाइप की कवरिंग होती है। ये सवाल है भाई, ध्यान रखना है। तो फोलियर कवरिंग। आगे लिखा है
कि ये यहाँ फोटो पे एपीब्लास्ट लिखा है तो आप नोट कर लेना, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड कोटिलिडन, उसे रिड्यूस्ड कोटिलिडन कहते हैं, ये एपीब्लास्ट होता है। फाइनली यहाँ नीचे देखोगे रेडिकल है, रेडिकल के आगे रूट कैप होती है, उसके आगे कोलियोराइजा है। तो कोलियोराइजा इज अनडिफरेंशिएटेड शीथ, यहाँ फोलियर नहीं है, फोलियर पार्ट जो है वो प्लिम्यूल के आगे है। कोलियोराइजा इज अनडिफरेंशिएटेड शीथ दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द रूट कैप। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी रूट कैप को कोलियोराइजा के आगे कर देते हैं, तो ये ना कर देना, रूट कैप कोलियोराइजा के पीछे होती है, ठीक है। चलिए, वैसे यहां से स्कूटेलम का सवाल आएगा, है ना, याद कर लेना। लिखा है एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकोटिलिडन possess only one cotyledon in grass family and Gramineae poaceae. The cotyledon is called scutellum and that is situated towards the one side lateral of the embryonal axis at its lower end. The embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath. ये सवाल है भाई, यहाँ से पूछेंगे कि भाई जो कोलियोराइजा है वो अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of scutellum is called as epicotyle, वैसे ही जैसे वहाँ था। Epicotyle has shoot apex and a leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, thus coleoptile, ये हमें पता लग गया है। कह रहे अब कुछ सीड्स को भिगा करके देखो, रात भर रख करके देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि सीड्स जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, कि डाइकोट है कि मोनोकोट। आगे है सीड हेडिंग। In angiosperms, the seed is the final product of fertilization, sexual reproduction. सवाल है, पहली लाइन में क्वेश्चन है, नीट पूछता है यहाँ से कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सवाल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आंसर है सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो आपको पता है कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सीड कहलाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं, ये सवाल है, कर देना। आगे लिखा है सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, तो बिल्कुल सही बात है, राइपेंड ओवरी फ्रूट कहलाती है और सीड जो है उसके अंदर बनते हैं। फिर लिखा है सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। द कोटिलिडन्स of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food. Mature seed may be non-albuminous और ex-albuminous, तो यार मैंने भी बताया था जिनमें एंडोस्पर्म बची रह जाती है दे आर एल्बुमिनस, और जिनमें नहीं बची रहती वो एक्स एल्बुमिनस। तो यहाँ याद रख लेना, एग्जाम्पल देंगे अब ये। तो देखो यहाँ लिखा है कि नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म as it completely consumed during the embryo development like pea and groundnut or orchid. ये नोट कर लेना, orchid is a monocot that is having the endosperm. तो sorry, orchid is a monocot that do not have endosperm. ये सवाल आता है, कर देना। फिर लिखा है कि albuminous seeds retain a part of the endosperm. It is not completely used during the embryo development like wheat, maize, barley, castor. तो मैंने पहले बताया था कैस्टर इज अ डाइकोट एंड हैविंग द एंडोस्पर्म. ओकेजनली इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट द सम पार्ट ऑफ न्यूसेलस रिमेन्ड आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो. तो कभी कभी जो है कुछ परसिस्टेंट न्यूसेलस बची रह जाती है, वैसे तो न्यूसेलस समाप्त हो जाती है पर न्यूसेलस बची रह जाती है, तो उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है. ये सवाल पूछा जाएगा यहाँ से, और मार्क कर लेना. एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट, दे आर हैविंग पेरिस्पर्म एंड पेरिस्पर्म इज कॉल्ड एज persistent न्यूसेलस. रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, बची हुई न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं. Integuments of ovule harden as tough protective seed coat. The macropyle remain as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of oxygen. तो ये कह रहे हैं भाई माइक्रोपाइल जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका काम होगा क्योंकि वो तो छेद है जिसमें से ऑक्सीजन और वाटर वगैरह जाएंगे सीड जर्मिनेशन के टाइम पर. As the seed mature, its water content is reduced and seed become relatively 10 to 15% moisture by mass. द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन. तो ध्यान रखना अगर कोई सीड जो है वो आपका डोरमेंसी में जाता है तो वो अपना जो है मॉइस्चर कम कर लेता है, क्योंकि पानी जरूर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, उसे कम कर लेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो कर लेगा, तो भैया सीड जो है आपका डोरमेंसी में चला गया है, पड़ा रहेगा आराम से, मजे लेगा. और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर होगा, तापमान सही होगा, पीएच वीएच सेट होंगी, तो भैया सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा. चलिए आगे लिखा है ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड. जब ओव्यूल तो सीड बनता है, ओवरी बनेगी फल, है ना, पता ही है.
लिखा है द फ्रूट्स में बी द सॉरी यहाँ लिखा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट है, नीट में आएगा ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में आएगा कि भाई जो आपका ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट, पर ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले सीड बन गया फिर ओवरी बन गई, है ना, फिर फ्रूट बन गया, ऐसा नहीं है, इकट्ठे चल रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद काम शुरू हो जाता है ना। चलिए, फिर लिखा है द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द पेरिकार्प दैट इज द फ्रूट वॉल। द फ्रूट में भी फ्लैशी, दो तरह के हो सकते हैं, फ्लैशी होंगे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और इन ड्राई लाइक ग्राउंड नट्स एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। मस्टर्ड के फ्रूट को सिलिकुला, सिलिकुआ कहते हैं। अगर किसी को करना हो सवाल तो कर देना, पूछते हैं मस्टर्ड का फ्रूट क्या है, सिलिकुआ। Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in the earlier classes. छोड़ दो, आ गया। और दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी के राइपन होने से बनते हैं, मतलब ओवरी पकती है, फ्रूट बनता है, वाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर फॉल्स फ्रूट होते हैं तो वो आपके फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है फर्टिलाइजेशन से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, जो नहीं बनते वो आपके ट्रू फ्रूट नहीं होते। कभी कभी जो है आपकी थैलेमस वगैरह जो है वो फ्रूट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। और कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ये बात थोड़ी शायद गलत बोल दी हो मैंने, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो कि आपके राइपन ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो कि आपके थैलेमस से बनते हैं, ठीक है। चलिए, इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। तो भैया एंथर सेपल पेटल सब गिर जाएंगे। However, in few species such as apple, strawberry, केशू, मार्क कर लो, सवाल है ये। एप्पल में थैलेमस फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी में भी, केशू में भी थैलेमस फ्रूट होता है। द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। ये सवाल है भैया, पूछा जाएगा, ये फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। आगे लिखा है मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। इन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। Although in most of the species fruits are result of fertilization, but in some fruits are without fertilization fruits forms. They are called as parthenocarpic fruit. क्या कहते हैं भैया उनको? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनेगा तो भैया क्या होगा? पार्थिनोकार्पिक होगा। बनाना उसका एक उदाहरण है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली ऑक्सीजन वगैरह का यूज करके, प्लांट हार्मोन का यूज करके, ऑक्सीजन का यूज कर लो तो आप जो है ऐसे फ्रूट बना सकते हो जहाँ सीड नहीं होगा। पार्थिनोकार्पिक में सीड नहीं होता क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो सीड क्यों होगा, है ना। चलिए, सीड की कुछ एडवांटेजेस होती हैं। यहाँ लिखा है कि सीड ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म। सबसे पहले, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल एंड ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्जल। देखो यार, अगर आपके सीड ना होते तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे बोते प्लांट को ना, खाली एम्ब्रियो जाके थोड़ी फेंक देते, है ना, और सारे एम्ब्रियो पेड़ के नीचे गिर जाते और वहीं उग जाते, तो फिर भैया कैसे चलता काम, है ना। फिर वहाँ तो खाना ना मिलता, उन्हें न्यूट्रिशन ना मिलता। तो सीड एक अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को बिखेर के बो सकते हो या फिर अलग अलग जगह पर जाकर के प्लांट को उगा सकते हो। डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प इन द स्पीसीज टू colonize in another areas as they have sufficient food reserve. Young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis. जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं हो जाता तब तक फूड कौन देता है? वो देता है कौन? सीड, क्योंकि ये कोटिलेडन वगैरह फूड रखते हैं या फिर एंडोस्पर्म में। एंड द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो बीइंग प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट होता है, तो इसमें वेरिएशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा, लिख देना जाके अगर कोई बोर्ड का वीडियो देख रहा हो तो। आगे लिखा है सीड इज द बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी दो मेन चीज़ होती हैं सीड को स्टोर करने के लिए। आपको रखना होता है अगले साल के लिए, तो आप पानी ना दें, उसको छुपा के रखें। डोरमेंसी में सीड आपका होना चाहिए एंड क्रूशियल है उसके स्टोरेज के लिए, क्योंकि अगले साल आपको इसी से प्लांट उगाना है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? ना भाई ना, हो नहीं सकती, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर यहाँ एक सवाल है कि हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव? सीड जो है वो कब तक अलाइव रह सकते हैं, ये सवाल आता है, पेपर में भी पूछते हैं। यहाँ लिखा है हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे हैव डिस्पर्स्ड? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ये अलग अलग टाइम हो सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में आता है, यहाँ से पूछते हैं। इन्होंने बहुत पुराने सीड भी बताए हैं कि भाई वो इतने सालों तक वायबल रहे हैं,
तो यहाँ से मार्क कर लेना, द ओल्डेस्ट सीड दैट इज ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस। सवाल नंबर 1, ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड कहाँ से निकाला गया था? आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। सीड जो है वो 10,000 साल पहले का था, जो कि अब जर्मिनेट किया है। तो सवाल बन गया ये। दूसरा बनेगा कि आपका रिसेंट रिकॉर्ड है 2000 साल पहले का सीड इनको मिला है फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा का, और जो आपका खजूर होता है डेट पाम उसका, तो वो उन्होंने जो है मिला है कहाँ से? किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी। तो यार ये सवाल आते हैं कि 2000 साल पहले का सीड किसका जर्मिनेट हुआ है? फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा का। ल्यूपिनस आर्क्टिकस का 10,000 साल पहले का है, वो कहाँ से मिला है? ठीक है, तो ये जरूर याद कर लेना, पेपर में आएगा। एक्स्ट्रा सवाल ये है, कभी कभी पूछते हैं कि सीड वायबिलिटी का एक टेस्ट होता है जिसमें कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट कहते हैं, TTC टेस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना बाबू, ये TTC जो है ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन बना लेता है रिड्यूस होने के बाद, ठीक है, अगर अलाइव है तो। ये टेस्ट है उसका, सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी आ जाता है, कर देना, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ काउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? बकवास है ये, एक ही एग होता है। How many embryo sac are present in an ovule? एक ही होती है नॉर्मली। How many ovule are present in an ovary? एक होता है, नहीं कई बार ज़्यादा भी होते हैं। And how many ovaries are present in typical flower? तो ये तो बकवास है, ठीक है ना, ऐसे ही फालतू के सवाल पूछे हैं। पिछले पेज पर चलते हैं जरा, एक बार कुछ थोड़े फोटो से हैं उनको देख लेते हैं। इन फोटो से सवाल आ जाता है पेपर में कभी कभी। तो देखो पहला फोटो यहाँ पर जो है, ये वाला फोटो है, ये आपका कैस्टर का फोटो है, अगर किसी को जानना हो। कैस्टर में ऑयली एंडोस्पर्म होती है, कैरंकल होता है। ये सवाल आता है कैरंकल कहाँ मिलता है, तो कैस्टर में मिलता है। ये आपका फोटो बना हुआ है किसका? मेज के सीड का। सवाल आता है मेज का फ्रूट का नाम क्या है? आपका आंसर होगा कैरियोप्सिस होता है मेज का फ्रूट। स्टार्ची एंडोस्पर्म होती है, ठीक है, एंडोस्पर्म के बाहर लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर उसे कहते हैं। एल्यूरोन लेयर ट्रिप्लॉइड होती है। ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये अनियन का एम्ब्रियो सब फोटो है, इसमें से क्वेश्चन आएगा कर्ड एम्ब्रियो किसका होता है? तो आप बता दोगे कर्ड एम्ब्रियो अनियन का होता है। अनियन एक मोनोकोट है, लिलियेसी फैमिली का है ना। नीचे एप्पल का फोटो है, ये पार्थिनोकार्पी ये फॉल्स फ्रूट शो कर रहा है, जिसमें कि थैलेमस फ्रूट की फॉर्म में खाया जाता है। ये आपका एकीन फ्रूट है जो कि आपका है स्ट्रॉबेरी। तो ये सवाल यहाँ से आ जाते हैं कभी कभी, देख लेना, आप कर देना अगर आए तो। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक पैराग्राफ है छोटा सा, उसको पढ़ लेते हैं आज, फिर यहाँ देखेंगे। यहाँ लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड लाइक ऑर्किड फ्रूट्स एंड आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड। तो ये सवाल है कि भैया आपका जो ऑर्किड होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ऐसे ही फिग में भी होते हैं, अंजीर में बहुत सारे सीड्स होते हैं छोटे छोटे से। एंड सिमिलर इज द केस ऑफ द फ्रूट पैरासाइट स्पीसीज दैट इज ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा। तो ये इस पैराग्राफ से और कुछ होना हो और मिले ना मिले सवाल पर ये आएगा पेपर में ना, कि दो पैरासिटिक स्पीसीज क्या हैं, ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा। ये सवाल है, बस सीधा सीधा याद कर लेना। हैव यू सीन अ टीनी सीड्स ऑफ फाइकस, हाउ लार्ज द ट्री? कहते छोटे से सीड से बड़ा पेड़ बन जाता है। पता नहीं क्यों ये बातें की हैं यहाँ पर। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज द फाइकस ट्री प्रोड्यूस? कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच टीनी सीड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस लार्ज बिलियन बायोमास ओवर द ईयर्स? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जहाँ छोटे छोटे सीड बोए जाते हैं, बड़ा बड़ा प्लांट होता है। ये ऐसी बातें हैं। नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी में भैया इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक, ध्यान से समझना। जैसे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ऐसे ही अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके काफ़ी टाइप्स हैं, तो ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं क्योंकि ये नीट इतना ही पूछता है। यहाँ लिखा है, रिंकलर ने दिया था ये, अगर आपको नोट करना तो आप कर लेना। यहाँ से सवाल आएंगे कुछ, जैसे कि लिखा है, ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पर कुछ प्लांट जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस में एक मैकेनिज्म है जहाँ प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट सवाल है, कर देना। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को एपोमिक्सिस कहते हैं, आएगा ये। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फ्रूट है ना, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एंड दस एपोमिक्सिस इज फॉर्म्ड एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा सीड, बनेगा सीड तो सेक्सुअल की प्रोडक्ट है, सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता ना।
फर्टिलाइजेशन होता है, पर यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, यानी यहाँ वेरिएशन तो आने के चांस ही नहीं है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो वेरिएशन तो नहीं आएगा ना। हुआ तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पर ये सीड बना रहा है, तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट होती है, इसलिए लिखा है। देयर आर सेवरल वेज, कुछ तरीके होते हैं इसके, जैसे कि अगर आपकी मान लो एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक जब बनेगी मान लो आपकी, उस एम्ब्रियो सैक में मेगास्पोर जो बने होता है, मेगास्पोर से बनती है ना एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर अगर डिप्लॉयड मतलब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस ना करे, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस ना करे और डिप्लॉयड ही रह जाए और मियोसिस ना करके डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना दे, तो ऐसी एम्ब्रियो सैक 2n होगी। और ऐसी एम्ब्रियो सैक का जो एग होगा वो कैसा होगा, 2n होगा, जो कि डायरेक्टली जाइगोट है। समझ आई बात भाई? अगर कोई मेगास्पोर मदर सेल है और वो मियोसिस नहीं करती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाती है, तो उस एम्ब्रियो सैक का एग कैसा हुआ, 2n हुआ, और 2n हुआ तो जाइगोट बना लेगा डायरेक्ट। समझ रहे हो? क्योंकि डिप्लॉयड है। तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और क्या बन जाएगा, सीड। लिखा है डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस नहीं हुई है, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो दैट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, तो इससे एपोमिक्सिस हो जाएगी। डिप्लोस्पोरी इसे कहा जाता है, वो जो यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। इसी तरह लिखा है सिट्रस और मैंगो में, यहाँ सिट्रस और मैंगो में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि वेराइटीज ऑफ सम द न्यूसेलर सेल। होता यह है कि न्यूसेलस की कुछ सेल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसको कहा जाता है। अगर आपको नोट करना हो तो आप कर लेना। होता यह है कि न्यूसेलस की कुछ सेल, अब न्यूसेलस कैसा है, 2n है ना। न्यूसेलस की कुछ सेल अगर आपकी एम्ब्रियो सैक में घुस जाए अंदर, क्योंकि न्यूसेलस बाहर है, एम्ब्रियो सैक अंदर है, न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल एम्ब्रियो सैक में घुस जाएं और वहां जाकर के एम्ब्रियो बना दे उसमें घुस के, तो एम्ब्रियो कैसा है, 2n होंगे। पर ये जो एम्ब्रियो बनेंगे दीज आर कॉल्ड एज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एम्ब्रियो हो जाएंगे, कई सारे भाई, कई सारी घुस जाएंगे ना उसके अंदर सेल्स, तो कई सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे। तो इसे पॉली एम्ब्रियो नहीं कहा जाएगा, क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियो। लिखा है इन सच स्पीसीज, सॉरी यहाँ लिखा है कि स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, जिसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यह सबसे पहले देखा था। फिर लिखा है कि ऑरेंज का सीड लेना, उसके ऑरेंज के अंदर आप जाकर के देख सकते हो कि आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए एक और लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है जिसमें लिखा है कि किसान अगर मान लो अगर हम आर्टिफिशियली एपोमिक्सिस कर सकते हों, समझने की कोशिश करना, अगर हम एपोमिक्सिस कर सकते हों तो जो हाइब्रिड सीड किसानों को हमेशा खरीदने पड़ते हैं, तो क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं खुद के वो हाइब्रिड नहीं होते हैं, कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें हमेशा सीड्स खरीदने पड़ते हैं। तो अगर हम हाइब्रिड प्लांट में एपोमिक्सिस से सीड बना ले तो किसानों को बार बार सीड्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. Cultivation of hybrids has tremendously increased. One of the problem of the hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of the hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrid seeds are made into apomix, there is no segregation of character. क्योंकि एपोमिक्सिस में तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, फिर सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, जो हाइब्रिडनेस है बनी रहेगी जो कि। तो देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड इट डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer the apomictic gene into hybrid varieties. मतलब ये कह रहे हैं कि हम एपोमिक्सिस को के जीन को ऐसे प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे जो हाइब्रिड हैं, जिससे कि उन्हें जो है बार बार सीड बनाने ना पड़े हाइब्रिड, और वो ए सेक्सुअली होगा एक तरह का, और प्लांट जो है डायरेक्टली जो सीड बनाएगा उन्हें अगले साल भी बोया जा सकता है, ठीक है। एक सवाल है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जीनिया क्या होता है। पोलन ग्रेन का इफेक्ट अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर है तो उसे कहते हैं जीनिया।
और अगर उसके बाहर के टिश्यू पर है तो उसे कहते हैं मेटाजीनिया। कभी कभी कोई कोई एग्जाम पूछ लेते हैं, अगर आपको याद करना हो तो आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, और साथ ही साथ 11th क्लास में हमारा चलेगा प्लांट किंगडम। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। लगातार चैनल के साथ बने रहना, आपको बहुत सारा सामान यहाँ पर मिलेगा। सब्सक्राइब कर लेना, उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी ने वीडियो पूरी देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।